हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी हेडलाइंस को लेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता के तौर पर प्रकाशित की गई हैं, चाहे वो नेशनल पेज, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस या फिर एडिटोरियल पेज के होंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। ये बात सच है कि जब आप तैयारी करते हैं और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जब आप असफल होते हैं तब आपका कोई भी नाम नहीं लेता है। तब आप में कमियां निकाली जाती हैं, आपको बताया जाता है कि आपने पढ़ा नहीं, खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, 10 बातें बताई जाती हैं, यानी कि आपको और डीमोटिवेट किया जाता है। हाँ, आपका परिवार भले आपको मोटिवेट करता रहे, लेकिन आस पड़ोस आपको खास तौर पर डीमोटिवेट करेगा, हेय दृष्टि से देखेगा। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही जो कमियां आसपास के लोगों को आप में दिखती थी, अचानक वो खूबियों में बदल जाएगी। देखिए कितना पढ़ता था, कहीं जाता नहीं था, सिर्फ लगा पढ़ाई पढ़ाई में लगा रहता था। 10 तरीके के मोटिवेशनल लोग भी आ जाएंगे, आपको और मोटिवेट करेंगे कि बेटा और आगे की तैयारी करो और उच्च पद की तैयारी करो। इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो उसमें घबराना नहीं है। घबरा कर कमज़ोर, स्वाभाविक सी बात है कि आपको टेंशन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बैठ जाएं। और अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर असफलता मिल गई है तो कोई बात नहीं। हो सकता है किसी एक पॉइंट पर आपको अपनी कमी महसूस हो गई होगी, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए कि आपने आपने वो कौन सा पॉइंट था जिस पे आप वीक रहे, उसको और स्ट्रांग करिए। निश्चित तौर पर आपका जो वो पक्ष मजबूत हो जाएगा तो सफलता सुनिश्चित होगी। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ 3 है हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है कि चीन ना करे यथास्थिति बदलने की कोशिश। भारत ने चेतावनी दी है और नए निर्माण की भी अब प्रक्रिया भारत शुरू करने जा रहा है। दूसरी न्यूज़ है कि लद्दाख में सेना संग मिलकर अभ्यास कर रही हैं वायुसेनाएं। ये जानकारी थल सेना प्रमुख एम नरवाने ने मॉस्को से लौटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। और तीसरी न्यूज़ है कि पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए कोरोना के 13,940 मरीज। यहाँ पर कोरोना होगा और लगभग 5,09,000 केसेस भारत में कोरोना के हो चुके हैं। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है चीन ना करे यथास्थिति बदलने की कोशिश। भारत ने चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां तत्काल बंद करने की नसीहत देने के साथ स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश से न केवल क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी कोशिश पर हलचल और प्रतिक्रिया होना तय है। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने एजेंसी के साथ साक्षात्कार में कहा कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर दोनों देशों के बीच जारी तनातनी को खत्म करने के लिए चीन को यह समझना होगा कि यथास्थिति बदलने की कोशिश सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गलवान में चीनी सेना द्वारा की गई कार्रवाई से भरोसे को बहुत क्षति हुई है। अब यह पूरी तरह चीन की जिम्मेदारी है कि वह दोनों देशों के संबंधों की सावधानी से समीक्षा करे और फिर यह तय करे कि उसे किस दिशा में जाना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लद्दाख में सेना संग मिलकर अभ्यास कर रही वायुसेना। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष के बाद अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को धार देने के लिए थल सेना और वायुसेना लद्दाख में मिलकर अभ्यास कर रही हैं। संदेश साफ है कि वक्त आने पर दुश्मन पर सटीक संयुक्त प्रहार भी किया जाएगा। हाई अल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर की रणनीति के तहत आर्टिलरी दुश्मन की तोपों को तबाह करती है। इन्फेंट्री दुश्मन के खेमे के बीच पहुंचकर हाथों से लड़ाई कर दुश्मन को ढकेलती है। वहीं वायुसेना दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी व मिसाइलों से निशाना बनाकर थल सेना को आगे बढ़ने के लिए कवर करती है। इस समय पूर्वी लद्दाख में थल सेना वायुसेना अपनी भावी रणनीति पर काम कर रही है।
ऐसे में बेहतर समन्वय बनाकर आर्टिलरी की तोपों, हथियारों व सैनिकों को फॉरेन फ्रंट पर पहुंचने के लिए मुहिम भी जारी की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए कोरोना के 13,940 मरीज। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मरीजों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2,85,636 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 13,940 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। हालांकि इस दौरान पहली बार 17,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 15,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कुल 4,90,401 संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसमें से सक्रिय मामले 1,89,463 ही रह गए हैं। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से 96,173 ज़्यादा है। स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 58.24% हो गया है। मेघालय में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 89.36% है और त्रिपुरा में 81.47% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक गुरुवार तक देश में 77,76,228 नमूनों की जांच की गई है। गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 2,15,446 नमूनों की जांच की गई है। ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज हैं। पहली न्यूज है CCP के पदाधिकारियों को वीजा नहीं, और दूसरी न्यूज है अमेरिका में 2 करोड़ से अधिक हो सकते हैं संक्रमित। पहली न्यूज को देखते हैं। हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका खुलकर चीन के विरोध में आ गया है। अमेरिका ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों को वीजा नहीं देने का फैसला किया है। वीजा प्रतिबंध के दायरे में उनके परिवार के सदस्य भी आ सकते हैं। यह कार्रवाई हांगकांग की स्वायत्तता, मौलिक आज़ादी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं CCP के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहा हूं, जो हांगकांग की वृहद स्वायत्तता कम करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी 1984 में चीन ब्रिटेन के संयुक्त घोषणा पत्र में गारंटी दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोम्पियो ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग की आज़ादी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार CCP के पदाधिकारियों को दंडित करने का वादा किया था। आज हम उसी दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CCP के हांगकांग की प्रशासनिक व्यवस्था पर चीन को नजर रखने का अधिकार देकर उसकी विधान परिषद के एक सदस्य पर कदाचार का आरोप लगाकर और एक तरफा और मनमाने तरीके से उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपकर उसके व्यापक स्वायत्तता को कम करने का प्रयास तेज किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका में 2 करोड़ से अधिक हो सकते हैं संक्रमित। अमेरिका में एक नए अनुमान में कोरोना के प्रकोप की देश में शुरुआत के बाद से करीब 2 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो सकने का दावा किया गया है। अमेरिका में सामने आए कोरोना के 24 लाख से अधिक पुष्ट मामलों की तुलना में यह आंकड़ा करीब 10 गुना ज़्यादा है। अधिकारी काफ़ी समय से यह कहते आ रहे हैं कि कई लाख लोगों को उनके संक्रमित होने का एहसास ही नहीं है और जांच की कमी के कारण भी कई मामले सामने आ रहे हैं। लोक नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि यह स्पष्ट है कि देश में बहुत लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इस नए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देश में 2 करोड़ लोगों का संक्रमित होना मतलब देश में 6% लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। ये इंटरनेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है उद्योगों को कर्ज अदायगी में बड़ी राहत संभव। वाहन व दवा उद्योग चीन को बता रहे हैं अपनी मजबूरी। और तीसरी न्यूज़ है हांगकांग के रास्ते भारत में माल भेज रहा है चीन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। उद्योगों को कर्ज अदायगी में बड़ी राहत संभव। कोविड-19 ने देश की इकोनॉमी को जिस तरह से प्रभावित किया है उसे देखते हुए कंपनियों के कर्ज में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत को लेकर गंभीर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को RBI के निदेशक बोर्ड की बैठक में भी यह
एक अहम मुद्दा रहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। जानकारों के मुताबिक अभी इस बारे में वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच कुछ और विमर्श होगा। इसके बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। संभावना इस बात की है कि सर्वाधिक सावधि कर्ज भुगतान में मोरेटोरियम की अवधि की समाप्ति 31 अगस्त 2020 से पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यह संकेत दिया था कि सरकार लोन स्ट्रक्चरिंग को लेकर गंभीर है और सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने गैर एमएसएमई सेक्टर को कर्ज चुकाने में आ रही समस्याओं की बात स्वीकार की थी और उसी संदर्भ में आगे कदम उठाने के संकेत दिए थे। नेक्स्ट है, वाहन व दवा उद्योग चीन को बता रहे मजबूरी। चीन से आयात पर प्रतिबंध और उसके सामानों के बहिष्कार के बीच वाहन और दवा उद्योग ने इस पड़ोसी देश से आयात को मजबूरी बताया है। इन दोनों उद्योगों की कंपनियों का कहना है कि इस पर तत्काल कदम उठा लेना संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि कई देशों की तरह भारत भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और दवाइयां तैयार करने में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे सामानों के लिए एक हद तक चीन पर निर्भर है। उद्योग संगठन फिक्की ने अपने सदस्यों से आग्रह किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वे आयात के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करें। फिक्की की प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी ने एक बयान में कहा कि मौजूदा माहौल में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चीन से निपटने के लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है या उठाएगी, हम पूरी तरह उसके साथ हैं। तीसरी न्यूज़ है, हांगकांग के रास्ते भारत में माल भेज रहा है चीन। चीन से होने वाले आयात पर भारत की कड़ी नज़र को देख चीन भारत में माल भेजने के लिए हांगकांग का रास्ता अपना रहा है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी आई है, लेकिन हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय हांगकांग के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की समीक्षा कर रहा है ताकि हांगकांग रूट से आने वाले चीनी सामान पर रोक लगाई जा सके। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 के 13.33 अरब डॉलर से बढ़कर 16.93 अरब डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में चीन से भारत का आयात 2018-19 के 76.38 अरब डॉलर से घटकर 65.26 अरब डॉलर का रह गया है। परिणाम स्वरूप गत वित्त वर्ष में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018-19 के 63.5 अरब डॉलर से घटकर 48.66 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला है, विदेश नीति में व्यापक बदलाव का वक्त आ गया है। अब यदि भारत को चीनी वर्चस्व वाले RIC और ब्रिक्स जैसे मंचों से लाभ होता नहीं दिख रहा हो तो उनसे किनारा करने में हिचक नहीं दिखानी चाहिए। और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, किसानों का अहित न करने पाए नई व्यवस्था। अनुबंध खेती में मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण प्रायोजक समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा गया है प्रोफेसर एवं उत्तर प्रदेश योजना आयोग के पूर्व सदस्य सुधीर पवार द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है, आत्मघाती पर आमदा कांग्रेस, यानी कि आत्मघात पर आमदा कांग्रेस। जिस तरीके से राहुल गांधी बेतुके बयान दे रहे हैं उससे उनकी छवि और कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, उसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, विदेश नीति में व्यापक बदलाव का वक्त। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन के बीच सैन्य तल्खी अभी भी सुर्खियों में है। हालांकि भारत चीन के बीच यह सहमति बनी कि दोनों देशों की सेनाएं टकराव वाले इलाकों से कुछ पीछे हटेंगी, लेकिन अभी उस पर अमल शेष है। इस बीच दूसरे मोर्चे पर संवाद और सक्रियता जारी है।
इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत, रूस, चीन यानी RIC देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जांचे परखे सिद्धांतों में भारत के विश्वास को दोहराते हुए यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, साझेदारों के वाजिब हितों को मान्यता, बहुपक्षीयों को प्रोत्साहन और सभी के लिए समान लाभ को बढ़ावा देकर ही एक विश्वसनीय वैश्विक ढांचे का निर्माण संभव है। यह साफ था कि जयशंकर के बयान का निशाना किस पर था। इससे पहले भी उन्होंने चीनी विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में चीन को सीधे सीधे दोषी ठहराया था और LAC पर चीनी सैनिकों द्वारा की गई हिंसा एक सुनियोजित कार्रवाई थी। IRC के मंच से ही भारत ने ब्रिक्स में प्रवेश किया, जहां चीन का प्रभुत्व और भी ज्यादा था और उसमें शामिल अन्य राष्ट्रों की सीमाएं भी एकदम स्पष्ट थीं। साफ है कि चीन के उदय को नियंत्रित करने में भारत के रुख में स्पष्टता का अभाव था। इससे भी बढ़कर भारतीय विदेश नीति में अमेरिका और चीन के बीच गलत समानता को लेकर गलफत रही। इस बीच रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ने के कारण भारत के लिए चुनौती और बढ़ गई। दोनों देशों के बीच समय के साथ गतिरोध बढ़ने की उम्मीदें भी कम हो गईं। आज चीन और रूस के बीच रणनीतिक गठजोड़ खासा मजबूत हो चुका है। यह स्वाभाविक साझेदारी नहीं है, लेकिन वैश्विक राजनीति के इतिहास में अजब गजब घटनाएं तो घटित होती रहती हैं। जहां रूस पश्चिम के साथ बढ़ते मनमुटाव के मद्देनजर अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रही है, वहीं उसके साथ भारतीय रक्षा एवं सामरिक संबंध समन्वय के साथ दरकते हैं। वैश्विक राजनीतिक वास्तविकताएं तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में भारत उस यथास्थिति के साथ संतुष्ट नहीं रह सकता है जो उसे चीन के मुकाबले में नुकसान की स्थिति में रखती हैं। यह वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी पसंद स्पष्ट करने को लेकर नई दिल्ली ने अभी तक हिचक ही दिखाई है। अब जब न केवल भारत के प्रति बल्कि व्यापक वैश्विक बहुपक्षीय ढांचे को लेकर चीन की बदनीयती जाहिर हो चुकी है, तो भारत को समान सोच वाले भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर बहुपक्षीय ढांचा बनाने का बीड़ा उठाना चाहिए। भारत को अब जैसे कि असमान वैश्विक एजेंडे वाले देशों के साझा मूल्यों के दिखावे वाली व्यवस्था काफी लंबे समय तक कायम रह गई है। भारत को इसे खंडित करने की पहल करनी चाहिए। इससे न केवल भारत के हित पूरे हो सकेंगे बल्कि व्यापक वैश्विक व्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा। दूसरी न्यूज है कि किसानों का अहित न कर पाए नई व्यवस्था। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन एवं व्यापार में व्यापक परिवर्तन करने के लिए 2 अध्यादेश जारी करने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से खेती एवं कृषि व्यापार से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इससे किसानों को फसल उत्पादन के लिए निजी निवेश एवं उन्नत तकनीकी उपलब्ध होगी। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति की बाध्यता समाप्त होने से किसानों को एक देश एक कृषि बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार का लाभ भी मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने वाले तथा आर्थिक उदारीकरण के पश्चात विगत 3 दशकों में कांग्रेस एवं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने राज्यों के कृषि एवं कृषि व्यापार कानूनों में संशोधन के लिए मॉडल कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 2003, कृषि भूमि पट्टा प्रारूप 2016 एवं अनुबंध खेती प्रारूप 2018 जारी किए थे। 2016 में बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुबंध खेती में मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण प्रायोजक समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती अनुबंधित है। चीनी मिल एवं किसान के बीच में करार होता है कि किसान निर्धारित समय एवं मूल्य पर गन्ने की आपूर्ति करेगा और चीनी मिल उसे 14 दिनों में भुगतान करेगी। भुगतान न करने पर 15% ब्याज देगी। इस करार में सरकार के पक्षकार होने के बाद भी चीनी मिलें करार की शर्तों का पालन नहीं करती हैं।
पिछले कई वर्षों से किसानों का चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपए का भुगतान बकाया रहता है और उस पर ब्याज नहीं मिलता है। यह एक तथ्य है कि रिकॉर्ड उत्पादन और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। इसी कारण केंद्र को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करनी पड़ी है। स्पष्ट है कि 86.2% लघु एवं सीमांत किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बाजार में सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्होंने उनकी सीमित उपज की बिक्री एवं उचित लाभ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं भावांतर जैसी योजनाओं की आवश्यकता होगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि कुछ समय के लिए कृषि बाजार की नई एवं पुरानी व्यवस्था साथ साथ चले। नेक्स्ट है कि आत्मघात पर आमादा कांग्रेस। चीन से सीमा विवाद पर सोनिया और राहुल गांधी ने यह दावा करते हुए फिर से प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है। आखिर हम कौन हैं जो इन दोनों को यह बता रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या कांग्रेस के लोग चीन से लगती सीमा पर तैनात हैं या फिर उनका कोई खुफिया तंत्र है? आखिर कांग्रेस यह साबित करने पर क्यों तुली है कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार देश से सच छुपा रही है? सवाल यह भी है कि विपक्ष में अकेले कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? इससे इनकार नहीं कि लद्दाख में चीन अतिक्रमण की मुद्रा में है, लेकिन आखिर इसका यह मतलब कैसे हो सकता है कि वह भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार ने उसके समक्ष हथियार डाल दिए हैं? कांग्रेस यही सिद्ध करने के लिए उतावली है कि इस उतावलेपन में वह इसकी भी परवाह नहीं कर रही कि उसका रुख सेना को असहज करने वाला है। क्या कांग्रेस को इतना भी नहीं पता कि इस समय उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश को भूले से भी यह न लगे कि हमारी सेना सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ है? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि सरकार करे मदद तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं खेलों का सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी अतिक्रमण को हटाकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी मदद और नीतियों में बदलाव की दरकार है। एलएसी पर चीन की हरकतों ने देश में उसके खिलाफ माहौल भी बना दिया है और भारतीय कंपनियां इसका फायदा भी उठाना चाहती हैं। भारतीय खेलों में चीन की दखल इस हद तक है कि भारतीय ओलंपिक संघ की मुख्य प्रायोजक खेल सामान बनाने वाली चीनी कंपनी लीनिंग है, जबकि आईपीएल की प्रायोजक उसी देश की मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो है। भारत को ओलंपिक रजत पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु लीनिंग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश में शटल कॉक, टेनिस रैकेट, कुश्ती मैट, टेटे गेंद, बैडमिंटन, जेवलिन यानी कि भाला, हाई जंपर बॉल या बार, मुक्केबाजी, हेडगार्ड, जिम के उपकरण व खेलों के कपड़े तक चीन से आयात होते हैं। वित्तीय विभाग के 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देश में 50% से ज्यादा खेल उपकरणों का आयात चीन से हुआ है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल क्रिकेट इससे अछूता है। अधिकतर भारतीय क्रिकेट भारत में ही बनता है और इस्तेमाल होता है। देश में उसका आयात नगण्य है। क्रिकेट के बल्ले, गेंद, स्टंप, पैड, ग्लव्स आदि सामान बनाने वाली कंपनियां अगर ऐसा कर सकती हैं तो बाकी भी ऐसा कर सकती हैं। तो ये आज का यानी 27 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।